नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज का आर्टिकल है रिसिलिएंट सप्लाई चेन्स एज ए पेंडेमिक लेसन। तो इस पूरे आर्टिकल में सप्लाई चेन के बारे में बात की गई है। कैसे सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई पेंडेमिक के आने के बाद, कैसे इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा, कैसे बहुत सारे देशों ने सप्लाई चेन को एक वेपन के रूप में यूज़ किया और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है और इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर इस आर्टिकल पे क्या बोलना चाह रहे हैं और सप्लाई चेन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रहे हैं, क्यों सप्लाई चेन आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा इस आर्टिकल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है रिसिलिएंट सप्लाई चेन्स एज ए पेंडेमिक लेसन। तो पेंडेमिक में जो हमने चीज़ सीखी है वो ये है कि हमारी सप्लाई चेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर हमें सर्वाइव करना है। तो बोले कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई या आप बोल सकते हो पूरी तरह से दूसरों की गिरफ्त में आ गई, सिर्फ आयात की वजह से। जो चीज़ें हम लोगों से मंगाते थे, दूसरे देशों से ख़रीदते थे, इस वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सप्लाई चेन की वजह से। तो जैसे ही कोविड-19 आया तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखी वो ये थी कि हमें एक ही मजबूत या स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो इकोनॉमी है या ग्लोबल इकोनॉमी है वो किसी भी तरह से बर्बाद ना या डिस्टर्ब ना होने पाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये हमने कोविड-19 में सीखा। ये जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है या इसे बाधा पहुंचाना है, ये कैसे भी हो सकता है। नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। दोनों तरह से सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसमें अलग अलग तरह के एग्जांपल दिए जा रहे हैं। पहला एग्जांपल है नेचुरल का। नेचुरल सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब होता है, देखिए जापान में क्या हुआ 2011 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसके बाद सुनामी आ गई थी। सुनामी के बाद न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था। इस सब की वजह से क्या हुआ कि जापान का जो एक्सपोर्ट था, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया और पूरी तरह से डाउन चला गया। ये नेचुरल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन था और इसका रीज़न ये था कि अर्थक्वेक था, सुनामी थी, न्यूक्लियर डिजास्टर था। इन सब चीज़ों की वजह से उनका एक्सपोर्ट डाउन हो गया। इसके कुछ एग्जांपल है जिसका असर घर पे पड़ता है, यानी उस देश पे खुद पड़ता है जहाँ पे ये चीज़ होती है। इसके अलावा बोलने की मैन मेड इंटरप्शन भी होता है, सप्लाई चेन में इक्वली डिस्टर्ब करता है। यानी मैन मेड इंटरप्शन भी हम कर सकते हैं सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए। इसमें एक एग्जांपल है, टेररिस्ट अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया में। वहाँ की एक रिफाइन कंपनी थी और उसके ऊपर उन्होंने टेररिस्ट अटैक कर दिया। टेररिस्ट अटैक 2019 की घटना है, सितंबर की। उस समय टेररिस्ट अटैक होने की वजह से 5.7 मिलियन बैरल उनका ऑयल पर डे बर्बाद हुआ। और इससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि सऊदी अरेबिया का जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से डाउन हो गया या क्रैश हो गया आप बोल सकते हो। और ग्लोबल जो ऑयल की प्राइस है वो नेचुरली बढ़ जाएगी, तो प्राइस पूरी बढ़ गई। तो ये जो है मैन मेड इंटरप्शन सप्लाई चेन में, इसका बहुत सारे देश बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं, यानी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल चाइना का है। चाइना इसको लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है सप्लाई चेन पॉलिटिक्स को। उसमें एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि उसने ये 2010 की घटना है। 2010 में चाइना का एक फिशिंग ट्रॉल था और वो लगभग एक डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड है जापान का, वहाँ पे वो फिशिंग कर रहा था। तो जापानीज़ ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ के जब बंधक बना लिया तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एक्सपोर्ट था चाइना को, वो पूरी तरह से कट कर दिया। अब एक्सपोर्ट कट करने का मतलब चाइना में से सामान जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से जो इसेंशियल आइटम थे उसको बंद करने की वजह से जापान में हाहाकार मच गया। वहाँ बहुत सारी महंगाई आ गई, लोग परेशान होने लगे। तो चाइना ने बिना मारे उनको परेशान कर दिया। तो एक सप्लाई चेन पॉलिटिक्स है जिसे चाइना लंबे समय से यूज़ कर रहा है। अब जबकि कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ, जैसे ही फैला उससे सबसे जो बड़ी चीज़ हुई वो ये हुई कि जो भी सप्लाई चेन था वो पूरी तरह से ठप पड़ गया और उसका जो ओरिजिन था वो चाइना था। इस वजह से वो ज़्यादा ठप पड़ गया। लोगों ने चाइना से सामान मंगवाना बंद कर दिया, तो सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गया। इसमें सबको नुकसान हुआ, यहाँ तक कि इंडियन कंपनी को नुकसान हुआ। इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, उनका सप्लाई चेन बंद होने की वजह से उनको ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या वाइट गुड सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये सारे आइटम्स चाइना से मिलते थे। यहाँ तक कि हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत ही तेज़ी से उसमें डेवलप किए हैं। यहाँ तक कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल मार्केट के रूप में उभरे हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका जो रॉ मटेरियल, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, API,
वो उसके लिए हम आज भी पूरी तरह से चाइना पर निर्भर हैं। और जैसे ही सप्लाई चेन बाधित हुआ तो हमें हमारी कमजोरी दिखने लगी। हमें दिखने लगी कि हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी आज जो हमारी निर्भरता है वो चाइना पे, और इस सप्लाई चेन की वजह से हम पूरी तरह से असहाय हैं, यानी हमारा मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसका रीज़न बस एक ही था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API। तो हम चाहे जितना अच्छा कर लें, लेकिन जब तक हम दूसरे पे निर्भर रहेंगे और हमारा सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हम किसी काम के नहीं, यानी हम बेकार हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते API के बिना। और API आता कहाँ से? चाइना से। तो एक मैन मेड इंटरप्शन है सप्लाई चेन में, इसको चाइना लंबे समय से यूज़ करता आ रहा है। तो जैसे ही जो नेशनल रिलेशन है चाइना के किसी देश के ख़राब होते हैं तो उसका जो की प्रोडक्ट होता है उसे वो रोक देता है। तो हमारा जो की प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वो API, अगर चाइना API रोक देगा तो हमारा सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी हम दूसरे को तो छोड़ो, अपने देश को भी दवा नहीं दे पाएंगे, अपने देश के लोग भी दवा के बिना मरना शुरू कर देंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि API के लिए हम चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। बेहतर हो कि API हम अपने देश में बनाएं, तो शायद हम ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। हो सकता है थोड़ा कॉस्टली हो, लेकिन हम डिपेंडेंट तो होंगे खुद पे। तो इस बारे में इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि कैसे हमें खुद के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत है, न कि दूसरों की। चाइना का USA के साथ टेंशन बढ़ गया, जिसकी वजह से USA ने चाइना के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। उसका एक माइक्रोचिप एक इक्विपमेंट था, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इसके माइक्रोचिप पे USA ने रोक लगा दी और उसने इस तरह का क्लेम किया कि इसे मल्टीपर्पज़ के लिए चाइना यूज़ कर सकता है या करता है। इस वजह से इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंटरनल जो बिजनेस है उसे पूरी तरह से हिट करती हैं अगर इस पर रोक लगाई जाती है तो। और इस प्रैक्टिस को बहुत सारे देश यूज़ करते हैं, USA भी यूज़ करता है, चाइना भी यूज़ करता है। तो एक आज की डेट में बहुत बड़ा समझ लो कि दूसरे देश को परेशान करने का हथियार बन चुका है। तो न्यू इनिशिएटिव क्या है? जो नया इनिशिएटिव हो ये होगा कि अब जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी है उसका पूरी तरह से वेपनाइजेशन किया जाएगा, उसको पूरी तरह से एक वेपन की तरह यूज़ किया जाएगा आने वाले दिनों में, या किया जा रहा है आज की डेट में आप बोल सकते हो। इस कंटेक्स्ट में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों मिलकर एक सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव बना रहे हैं। तो इन्होंने ये बनाया इस सितंबर में इसी साल, सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव बना दिया। तो इसमें क्या है, इनका फोकस होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, ऑटोमोबाइल और उसके पार्ट्स पे, पेट्रोलियम पे, स्टील पे, टेक्सटाइल पे, फाइनेंशियल सर्विसेज पे और IT सेक्टर पे। इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे और इन सारी चीज़ों का सप्लाई वो आपस में करेंगे। तो एक गुड इनिशिएटिव है। SCRI इनिशिएटिव इतना इंटरेस्टिंग था कि इसमें फ्यूचर में फ्रांस भी इससे जुड़ने की इच्छा जता चुका है। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है यूरोपियन यूनियन की पोजीशन क्या है इसको लेके देखने वाली बात होगी, तो कुछ हद तक इन चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसके अलावा UK ने भी इंटरेस्ट जताया है कि वो SCRI के मेंबर बनना चाहेगा, इसमें जुड़ना चाहेगा। तो राइटर बोले जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक कभी भी अलग नहीं हो सकती, ये दोनों चीज़ें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट को देखते हुए एक दूसरे से टाई अप करके या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ती रहती हैं। तो जियो पॉलिटिक्स अभी जिस हिसाब से चल रही है, बहुत सारे देश चाइना से दूर हो गए हैं, तो उस हिसाब से जियो इकोनॉमिक भी चाइना से दूर होती जा रही है। बहुत सारे देश चाइना के साथ व्यापार करना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो चाइना से दूरी बना रहे हैं। हेनरी किसिंजर ने एक बार बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज का सिद्धांत, तो उसमें उन्होंने USA और सोवियत यूनियन के बारे में बात की थी और बताया था कि कैसे USA और सोवियत यूनियन जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ फील्ड में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे। ये 1969 की घटना है। उस समय निक्सन का एडमिनिस्ट्रेशन था, निक्सन प्रेसिडेंट थे, उस समय की बात है। उस समय सोवियत यूनियन ने इच्छा जाहिर की थी कि वो जो वेस्टर्न यूनियन है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है कंप्यूटिंग के फील्ड में, उसमें इंटरेस्ट जता रहा है, उसे लेना चाह रहा है, उसको पाने की इच्छा जताई थी सोवियत यूनियन ने। जबकि US का जो कंसर्न था इस फील्ड में वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं था, स्ट्रेटजिकली और मिलिट्री के इशूज़ थे। इसके बावजूद भी उन्होंने किसिंजर ने क्लियरली पॉइंट आउट किया, उन्होंने बोला कि ये जो इंटरेस्ट होता है इस सेपरेट इश्यूज़ पे सेपरेट इंटरेस्ट हो सकता है, सेपरेट इश्यूज़ पे दोनों देशों के सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सोवियत वाले जो ये विश्वास करते थे कि किसी एरिया में हम आपको सेफ्टी पहुंचाएंगे, यानी हम आपसे किसी एरिया में फ़ायदा ले लेते हैं, उसका फ़ायदा आपको दूसरे एरिया में मिल जाएगा। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी, आप एक एरिया में हमें फ़ायदा पहुँचाओ, दूसरे एरिया में हम आपको फ़ायदा पहुँचा देंगे।
तो एक कहावत है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, सब समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। चाइना भी इसी टैक्टिक्स को फॉलो करता है, इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता है और कर भी रहा है कुछ हद तक। वो जहाँ पे उसको ट्रेड और इकोनॉमिक में फ़ायदा होता है वहाँ पे वो फ़ायदा ले लेता है, और जहाँ पे उसके स्ट्रेटजिक इशू रहते हैं वहाँ पे वो अड़ा रहता है। तो एक ही देश के साथ उसका व्यापार में कहीं बहुत अच्छा फ़ायदा चल रहा है और दूसरी जगह वो उसके साथ जो बाउंड्री लाइन है उस पर डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है। ये चाइना की पॉलिटिक्स रही है। इसके लिए दूसरे देश को देखने से बेहतर है कि हम इंडिया को देख लें। इंडिया के साथ जहाँ एक तरफ वो व्यापार को खूब बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में टेंशन क्रिएट करके रखा हुआ है और दोनों को नॉर्मल बताता है। वो बोलता है कि नॉर्मल रिलेशन है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। अगर हम पड़ोसी हैं तो हमारा कुछ इशू रहेगा, लेकिन इससे हमारे बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न है कि बिजनेस में उसको फ़ायदा होता है, इसलिए बिजनेस से वो जुड़ा रहता है, और जो बाउंड्री इशूज़ हैं उसमें वो और उसको नुकसान होता है तो वहाँ पे वो अड़ा रहता है। तो इसी को नॉर्मल रिलेशन बोलता है। यानी आप बोल सकते हो कि ये न्यू नॉर्मल है आज के डेट में। ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा एक मूव चला गया, उसके बारे में बात की जा रही है कि देखिए उसका क्या इफेक्ट पड़ा। एक्चुअली चाइना क्या करता है कि अपने पावर का यूज़ करता है कभी कभी अपने जो विरोधी देश हैं उनको कमज़ोर बनाने के लिए। उनको अगर दबाना है तो अपनी पावर का इन्फ्लुएंस दिखाता है उनके ऊपर और उन्हें दबा देता है। इसका एक एग्जांपल जो सबसे अच्छा है वो ऑस्ट्रेलिया है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्ट पे रोक लगा दी। जो भी ऑस्ट्रेलिया से सामान एक्सपोर्ट होकर आता था चाइना को, उस पर रोक लगा दी। उसमें ग्रेन्स था, बीफ था, वाइन थी, कोल था और भी बहुत सारे सामान थे जिस पे चाइना ने रोक लगा दी। और इसका कारण क्या था रोक लगाने का? बस यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड कर दी थी कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ है इसका पता लगाया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए और देखा जाए कि क्या इसकी ओरिजिन चाइना में है। और उसने वकालत कर दी थी इंडो पैसिफिक विज़न की। तो ये 2-3 इश्यूज़ थे जिसको लेके चाइना चिढ़ा हुआ था और वो ऑस्ट्रेलिया को पनिश करना चाहता था। तो सबसे अच्छा आज की डेट में पनिश करने का तरीका है कि उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाओ, और चाइना ने वही किया। जो उसका एक्सपोर्ट था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान हुआ और उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब जापान का चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ, डिप्लोमिक नॉर्मलाइजेशन या डिप्लोमिक टाई बोल सकते हो, दोनों में संधि हुई, राजनीतिक संधि है, 1970 की बात है। उसके बाद जापान ने बहुत ही 100 बिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया चाइनीज़ इकोनॉमी में। चाइना की इकोनॉमी में जापान ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इससे क्या हुआ कि जो जापानीज़ कंपनी है उनका ग्लोबल परफॉर्मेंस या प्रॉफिट पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और सप्लाई चेन पर डिपेंड था। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पे अगर फैसिलिटीज़ ग्रो करेगी या सप्लाई चेन ग्रो करेगा तो जापानीज़ कंपनियों के परफॉर्मेंस या प्रॉफिट को फ़र्क पड़ता था। तो इतना हद तक वो चाइना पे डिपेंड हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया था चाइना में। क्योंकि चाइना एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो जापान ने एक बेहतर प्लेटफॉर्म देखा और उससे नज़दीक था, तो इसलिए उसने इन्वेस्ट किया। अब जब चीज़ें बिगड़ी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं और रिस्क बढ़ा है, तो उसने एक China+1 की पॉलिसी अपना ली। China+1 की पॉलिसी अपनाने से क्या हुआ कि उसने इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन किया, इन्वेस्टमेंट को चारों तरफ फैलाया। कुछ आसियान देशों को भी उसने चुना, इंडिया को चुना, बांग्लादेश को चुना और इन सब जगहों पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। फेज़ 1 में जापान ने क्या किया कि 2.2 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया। उस पैकेज में बोला कि इस साल अनाउंसमेंट किया। उसमें क्या 89 जो कंपनीज़ हैं, जापानीज़ कंपनी है जो चाइना में थी, वो चाइना से बाहर आई, उनको सब्सिडी दी गई और बोली गई कि आप चाइना से निकल सकते। तो जापान की 57 कंपनी फिर से जापान में चली गई, 30 साउथ एशिया में चली गई और 2 इंडिया में आ गई। एक बहुत बड़ी साइज़ में जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस थे उन्होंने फिर से रीएलोकेट किया अपने आप को साउथ एशियन कंट्रीज़ में। उसमें वियतनाम था, थाईलैंड था, मलेशिया था, इन देशों में वो चले गए। ये देख के थोड़ा सा सरप्राइज़ हो सकते हैं लोग कि जो जापान की जो इंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, जो वहाँ की कंपनियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं आसियान कल्चर के साथ और उसके बिजनेस का जो माहौल है उसके साथ कंपेयर टू साउथ एशिया के कंपेयर में इन देशों के साथ वो ज़्यादा फैमिलियर है। अब जो हेल्थ केयर सेक्टर में है या मेडिकल डिवाइसेस है, ये स्पेशली PPE किट, ये बहुत ही बेनिफिटेड है अगर ये शिफ्ट होती हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। अगर इसको ग्लोबली एक्सपोर्ट करना हो तो भी बहुत ही सस्ते दामों पे यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस क्षेत्र में इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इंडिया की वीकनेस क्या है, इंडिया की कमजोरी क्या है, देख लेते हैं। एक बहुत ही बड़ी इकनॉमी इंडिया की है और ये पूरी तरह से सप्लाई चेन की वजह से बीमार पड़ गई है, पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गई है, आप बोल सकते हो।
या बोल सकते हो कि इंपोर्ट की वजह से ये पूरी तरह से दूसरे देश के कब्जे में आ गई, क्योंकि हम बहुत सारा सामान दूसरे देश से खरीदते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अभी पेंडेमिक आया था। पेंडेमिक में ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कि हम पूरी तरह से जो कि चाइना पे डिपेंड है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरर चाइना है, और पूरी तरह से जब बंद पड़ गया चाइना में, तो हम पूरी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में पीछे हो गए, या हम बोल सकते हैं कि हम पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए। इसका रीज़न था कि उसका जो पार्ट था वो चाइना से आता था और चाइना की कंपनियाँ बंद हो गई। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। और आप बोल सकते हो कि हमारा इंपोर्ट हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। तो एक रीज़न है कि हमें सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें आगे बोला जा रहा है कि जो हमारा इंपोर्ट है 27% ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स इस फील्ड में चाइना से होता है, यानी 27% हमारा इंपोर्ट चाइना से आता है ऑटोमोबाइल के फील्ड में। डिफ़िकल्टी, ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है और ये एक वेकअप कॉल भी है, यानी हमें पूरी तरह से फिर से सचेत होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और जैसे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा हम इस फील्ड में कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें जागना चाहिए और इस इंपोर्ट को, जो इतना बड़ा इंपोर्ट है चाइना से, उसे घटाने की ज़रूरत है या उसे पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि हम चौथे सबसे बड़े एशिया के मार्केट हैं मेडिकल के फील्ड में, लेकिन आज भी इंडिया की जो दूसरे देशों से ख़रीदने की क्षमता है वो 80% है, यानी 80% हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं इंपोर्ट के लिए। जो हमारा मेडिकल इक्विपमेंट है आज भी हम दूसरे देशों से खरीद के लाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उसमें जो पहला नंबर है वो चाइना है, फिर यूएसए है, जर्मनी है, सिंगापुर है, जापान है। इन देशों से हम खरीदते हैं। तो क्या फ़ायदा अगर हम इतने बड़े इस फील्ड में इतने बड़े देश हैं और इतने बड़े हमारा मार्केट है, उसके बाद भी हम अगर दूसरे देश पर डिपेंड हैं तो फिर हमारा मार्केट बेकार है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये किसी भी तरह से सस्टेनेबल नहीं है, यानी किसी तरह से टिकाऊ नहीं है। हमें हेल्थ केयर सेक्टर में फिर से रिन्यूड करने की ज़रूरत है, हमें फिर से इस क्षेत्र में और जागने की ज़रूरत है यार, और इस क्षेत्र में और काम करने की ज़रूरत है, ताकि राइट टाइम में ये जो गैप हुआ है उसे हम फिल कर सकें। इसके लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि इस फील्ड की जो कमी है उसे हम भर पाएँ। इसके अलावा एक और फील्ड है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, वो 2018-19 में $210 बिलियन का था, और इसका टारगेट है 2025 तक $400 बिलियन का। तो इस फील्ड में भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, इस फील्ड में भी हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया देख रहा है लोगों की तरफ कि जो बाकी देश हैं वो आएँ और इन्वेस्ट करें, ताकि हम और भी जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें प्रोग्रेस कर सकेंगे। जैसे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ है, इन सब फील्ड में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें हमें और सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए हम दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं ताकि वो आए और हमारे साथ टाई अप करें। अब एक चीज़ और है, पीसीबी के फील्ड में भी हमारा डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी एक्टिव है। हम इसे काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो कंपोनेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के फील्ड में भी हम और ज़्यादा शिफ्ट कर सकें, और एक जो कम्प्लीटली नॉकडाउन असेंबली से हम हाई वैल्यू एडिशन की तरफ बढ़ सकें, यानी हम इसमें अपग्रेड कर सकें अपने आप को, और हमारी इसमें मार्केट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसा कि $400 बिलियन का मार्केट इलेक्ट्रॉनिक का होने वाला है, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी एक हिस्सा होंगी। तो इस क्षेत्र में हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाले हैं। डिफेंस भी एक अच्छा सिग्नल है, इस फील्ड में भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, जबकि इसमें हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है और हम आने वाले दिनों में बहुत हद तक एक्सपोर्टर बनेंगे डिफेंस इक्विपमेंट के। तो इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान था, इसके अंदर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो डिफेंस ही है। डिफेंस को ध्यान में रख के ही हमने आत्मनिर्भर भारत बनाया था, उसके बाद बाकी चीज़ों को इसमें ऐड की गई। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा पुश दे रही है, उसे प्रोत्साहित कर रही है। मेक इंडिया प्रोग्राम के तहत उसे और बढ़ा रही है, ताकि हमारी निर्भरता जो दूसरे देशों पे हो कम हो सके। हमने 101 आइटम को नेगेटिव लिस्ट में डाला है, जो दूसरे देशों से हम लेते हैं और उसे हम कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत या मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत अपने देश में ही बनाएंगे। इस फील्ड में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो फॉरेन कंपनी है उसको आना चाहिए और हमारे देश के जो रिप्यूटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हब हैं उनके साथ टाई अप करना चाहिए, और एक जो बहुत ही बड़ा डिफेंस का मार्केट है उसमें भागीदारी निभानी चाहिए उसकी ग्रोथ में, ताकि उससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो जो सेल्फ रिलायंस की हमारी पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, इसका मतलब स्वायत्त नीति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, इसमें नहीं, हमारी प्रॉफिट में आप भी भागीदार बन सकते हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी आए और इंटरेस्ट दिखाए और इसमें इन्वेस्ट करे तो उसको भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, इससे हम दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आए और इसमें पार्टिसिपेट करें।
तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। इस फील्ड में हमें और अच्छा काम करने की ज़रूरत है ताकि हम और उत्साह के साथ पूरे ग्लोबल मार्केट को में अपनी पकड़ बना सकें और लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो पूरे विश्व का एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है आने वाले दिनों में। और इतना ही नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है विश्व का। ये पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन है। पेंडेमिक के बाद इंडिया इस तरह से आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस उम्मीद के साथ इस आर्टिकल को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल के बारे में आपको ठीक से समझा पाया हूँ। अगर मैं आपको समझा पाया हूँ तो मुझसे जुड़िए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और ज़रूरी सुझाव दीजिए ताकि मैं इसमें और अच्छे से अच्छी चीज़ें जोड़ सकूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।